ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हॉनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था, यह एक ब्रिटिश व्यापारिक संगठन था जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने रॉयल चार्टर के तहत की थी। रॉयल चार्टर एक कारपोरेशन डॉक्यूमेंट है, जिसका मतलब है कि यह किसी संगठन को कानूनी रूप से मान्यता देता है जिससे वह अपने नाम पर संपत्ति रख सकता है और सार्वजनिक हित के लिए काम कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाने का जो मकसद था वह भारत और ईस्ट एशिया जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ व्यापार करने के लिए था। विशेष रूप से यह कंपनी मसाले, रेशम, चाय और कॉटन जैसे चीजों के व्यापार के लिए बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ यह कंपनी एक व्यापारिक संगठन से कहीं अधिक बन गई और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखने वाली एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। कंपनी की शुरुआत लंदन में हुई थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में। यूरोपीय देश जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और पुर्तगाल ईस्ट कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए काफी उत्सुक थे, क्योंकि वहां से मसाले, रेशम और दूसरे कीमती सामानों की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था। उस टाइम पर समुद्र रास्तों के जरिए व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इंग्लैंड, डच और पुर्तगाली व्यापारियों में एक दूसरे से मुकाबला करने का होड़ मचा हुआ था। 16वीं सेंचुरी में लंदन के कुछ व्यापारियों और निवेशकों का एक समूह मिलकर कंपनी की स्थापना की और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे एक मोनोपोली दिया, जिसके तहत केवल इस कंपनी को इंग्लैंड की ओर से ईस्ट कंट्री भारत, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने का अधिकार था। कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन में बनाया गया और इसके शेयर होल्डर में सिर्फ धनी और कुलीन लोग ही शामिल थे। साल 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्र में यात्रा करने के बाद भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान करता है। उस टाइम पर सूरत समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुगल भी दूसरे देशों के साथ इसी तट से व्यापार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाहत यहाँ कंपनी स्थापित करने की थी, लेकिन मुगल बादशाह की इजाजत के बिना यह संभव नहीं हो पा रहा था। और इधर इंडियन ओशियन में ब्रिटेन के व्यापारी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि यह कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली है। यह वह टाइम था जब मुगल साम्राज्य की बागडोर जहांगीर के हाथों में थी। 16वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद कई बार राजदूत मुगल दरबार में उपस्थित हो चुके थे और भारत से व्यापार का अधिकार मांगा था। इसी के बाद कंपनी के पहले जहाज हेक्टर को भारत में आने की अनुमति मिली थी। हाकिम्स ने अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आया था, जिसे जहांगीर के पास पहुंचाया जाना था। भारत पहुंचने के बाद वह सीधे जहांगीर से मिलने पहुंचता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश समुद्री कप्तान और डिप्लोमेट था, जिसे ब्रिटिश जहाज हेक्टर कमांड करने के रूप में मिला था। हॉकिंस को इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में एक मैसेंजर के रूप में भेजा गया था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना था। हॉकिंस को अंग्रेजी के साथ तुर्की और फारसी का काफी अच्छा नॉलेज था। जब जहांगीर के साथ उसकी मुलाकात हुई तो वह बहुत प्रभावित हुए। जहांगीर ने हॉकिंस को दरबार में ही रोक लिया और उन्होंने उसे 400 सवारों का मनसबदार बना दिया। मुगल शासन में हॉकिंस के कामकाज से जहांगीर इतना खुश थे कि उन्होंने हाकिम को खान की उपाधि दे दी और अपने दरबार की ही एक अर्मेनियाई ईसाई लड़की से उसकी शादी करा दी। शायद उस वक्त जहांगीर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस अंग्रेज की नुमाइंदे को वह सम्मानित कर रहे हैं, एक दिन उसी के वंशज भारत पे शासन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे तो व्यापार के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था, लेकिन भारत से जितना पैसा कमाया उतना किसी भी देश से नहीं कमाया, क्योंकि शुरुआत में अंग्रेज व्यापार करने के मकसद से आए थे। तो उन्होंने देखा कि सूरत उस समय का सबसे धनवान प्रदेश था, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जरिए काफी मुनाफा होता था। अंग्रेजों को भारत से कपड़ा, स्टील और मसाले के बदले उनके वजन के बराबर का सोना मिलता था। इस कारण सूरत में उस समय हर घर में सोने का भंडार था और इतना सोना था कि उनको सोना तौल कर रखना पड़ता था। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाल भारत आ चुके थे, साथ ही वह जहांगीर को प्रसन्न कर चुके थे। इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके लिए उसने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कुछ मुश्किलें हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी प्लान में कामयाब हो गया। उसने जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार ली और धीरे धीरे उसने पुर्तगालियों की जहाज को लूटना शुरू कर दिया।
हॉकिंस चाहता था कि जल्द से जल्द पुर्तगाली सूरत छोड़कर भाग जाएं, जिससे वह अकेला व्यापार कर सके। उसने पुर्तगालियों को जहाज को समुद्र में डुबोना भी शुरू कर दिया। उसी दरमियान उसने बादशाह जागीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया, जिसके तहत अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत मिल गई। यहीं पर जहांगीर ने एक और बड़ी गलती की। उन्होंने हाकिम्स को इजाजत दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस रो 1615 में एम्बेसडर बनकर भारत आया। थॉमस के बारे में एक बात मशहूर थी कि वह कूटनीति के मामले में बहुत तेज था। थॉमस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का बहुत करीबी था, इसलिए जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्द ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। पहले तो उसने बादशाह जागीर से मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए थॉमस ने जागीर को एक अंग्रेजी भाषा में पत्र लिखा, जिसमें वह भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। उस टाइम पर ट्रेड शब्द का मतलब लूटमार होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वह इंग्लिश नहीं जानते थे, इसलिए अपने एक दरबारी से वह पत्र पढ़ने को कहा। लेकिन थॉमस को यह सब पहले से ही पता था कि राजा को इंग्लिश नहीं आती और उसी दरबारी से पत्र पढ़ने को कहेगा। जहांगीर ने विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड वाले पत्र पर सिग्नेचर कर दिया और इस तरह अंग्रेजों को लूटमार करने की छूट मिल गई। अब तो अंग्रेज जहां भी जाते हैं, बादशाह का सिग्नेचर किया हुआ पत्र दिखाकर लूटमार करते थे। अब उन्होंने कारखाने भी खोल दिए और साथ ही लूटमार भी करने लगे। अंग्रेजों की लूटमार का तरीका ऐसा होता था कि भारत की भोली वाली जनता उनकी योजनाओं को समझ नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेजा था और इस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने लगाने शुरू किया। एक के बाद एक आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में फैक्ट्रियां खोल दी। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इस कंपनी ने लूटमार के साथ भारत पर भी राज करना चाहा, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हुए। भारत कभी गुलाम नहीं हुआ होता, लेकिन एक गद्दार की वजह से अंग्रेजों को ऐसा करने का मौका नहीं मिला। उस समय पर बंगाल बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसके राजा का नाम सिराजुद्दौला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें हराने के लिए कई छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए, लेकिन वह कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर हमला करना चाहा, लेकिन उसके पास सिर्फ 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। रॉबर्ट अच्छी तरह से जानता था कि इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन इतनी कम सेना होने के बावजूद भी वह युद्ध जीत गया और सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। यह युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिससे अंग्रेजों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया। हुआ ऐसा कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम वीर जफर था। रॉबर्ट ने वीर जफर को धन और सत्ता का लालच देकर अपनी ओर कर ली। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो वीर जफर ने अपनी सेना को युद्ध बिना लड़े समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेजों की जीत कहा गया। रॉबर्ट ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बना लिया। उन सैनिकों को 10 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद उन सब की हत्या कर दी गई। जफर और रॉबर्ट क्लाइव ने योजना बनाकर सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया और इस तरह जफर को सिंहासन मिल गया। जफर की गद्दारी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। प्लासी के युद्ध के बाद 1760 में सबसे पहले अंग्रेजों ने 24 परगना जिले की जमींदारी हासिल की थी। इसके 5 साल के अंदर ही कंपनी मुगल सम्राट के फरमान से बंगाल सूबे की दीवानी के पद पर पहुंच गई। पहले दौर में अंग्रेजों ने लगान वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। हर क्षेत्र से लगान वसूली करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था और जिसने भी सबसे अधिक पैसे जमा करने का वादा किया उसे यह अधिकार दे दिया जाता था। ठेकेदार का काम यह होता था कि वह जल्द से जल्द किसानों से ज्यादा लगान वसूल करे, चाहे वह जायज तरीके से लिया गया हो या नाजायज तरीके से। फिर आता है साल 1764, बक्सर की लड़ाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी। बक्सर की लड़ाई उस समय लड़ी गई थी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही थी। 1757 में उन्होंने प्लासी की लड़ाई जीत ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में उनका शासन स्थापित हो गया था। कंपनी की सेना लगातार फ्रांसीसी और उनके सहयोगियों के साथ स्वदेशी सेना के हमले का सामना कर रही थी। 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ने के लिए गठबंधन किया। इस लड़ाई में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हुआ। इस युद्ध में कंपनी की सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की।
हार के परिणाम स्वरूप मीर कासिम को अस्थायी रूप से सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी और आलम द्वितीय को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहना पड़ा। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब मीर जाफर था, लेकिन फरवरी 1765 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद यह निश्चित हो गया कि अंग्रेजों को इससे अधिकतम लाभ मिलने वाला था। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत और शाह आलम द्वितीय के कब्जे के साथ समाप्त हुआ और जाने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। परिणाम यह हुआ कि कंपनी को जीत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी ताकत को मजबूत करने में सहायता मिली। 1857 के अंत में एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे ने बैरकपुर स्थित सैन्य छावनी में अंग्रेज अफसर पर हमला किया। अप्रैल की शुरुआत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। मई 1857 में मेरठ के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग के विरोध में बगावत कर दी। यह विद्रोह जल्दी उत्तर और मध्य भारत में कई हिस्सों में फैल गया, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी जैसे प्रमुख केंद्र शामिल थे। नाना साहेब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे लोगों ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विद्रोह 1858 तक दबा दिया गया। इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बना। यह विद्रोह 14 महीने तक चला और 8 जुलाई 1858 को शांति की घोषणा के साथ समाप्त हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल 1757 में शुरू होता है और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का शासन भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के दौरान भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश की अधीन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया और यहाँ से भारत में ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुई। कंपनी के अवशेष जैसे कुछ व्यापारिक गतिविधियों धीरे धीरे समाप्त हो गई और 1874 तक कंपनी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास न केवल औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा भी बना। इसकी विरासत आज भी ऐतिहासिक और सामाजिक चर्चाओं में जिंदा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।